हाँ देखो, व्हेन मटेरियल्स प्लेस्ड आर मैग्नेटिक फील्ड। आपको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, पहले ये देखो। देखो आपने देखा कि हर एटम जो है आपका, ये इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है इसके चारों ओर, तो एक इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल मोशन है चार्ज पार्टिकल की, जिसकी वजह से एक एम वेक्टर एसोसिएट हो रहा है। और आप केमिस्ट्री में शायद पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के अपनी एक्सेस पर स्पिन भी होता है, ठीक है ना। तो उससे भी एक आपका मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएट होगा उस स्पिन मोशन से भी, ठीक है ना। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट निकल के आ रहा है, वो उसकी ऑर्बिटल मोशन और उसकी जो स्पिन है, दोनों मोशन के कारण मैग्नेटिक मोमेंट का वेक्टर सम होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब हर एटम के पास क्या है आपका, वो है हर इलेक्ट्रॉन के पास मैग्नेटिक मोमेंट है। और जब इलेक्ट्रॉन के पास मैग्नेटिक मोमेंट है, तो आप किसी भी एटम का नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या लिख सकते हो, पहले इलेक्ट्रॉन का नेट, दूसरे इलेक्ट्रॉन का, तीसरे इलेक्ट्रॉन का, इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है ना। जब आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट है हर एटम का, तो ऐसे ही आप हर इलेक्ट्रॉन का भी, हर इलेक्ट्रॉन के पास मैग्नेटिक मोमेंट है, तो एक एटम का नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स के मैग्नेटिक मोमेंट का वेक्टर सम हो जाएगा, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रॉन्स के मैग्नेटिक मोमेंट है उनका वेक्टर सम किसके बराबर आएगा, एक किसी एटम के नेट मैग्नेटिक मोमेंट के बराबर आएगा, ठीक है ना। अब कुछ मटेरियल ऐसे पाए गए जिसमें कि उस पूरे सैंपल का या मटेरियल का, जब आप एटम्स का ऐड करोगे, एटम वन प्लस, या ये समझो, इधर से देखो आप पहले कि एटम का नेट मैग्नेटिक मोमेंट है। अब कुछ मटेरियल्स में क्या हो गया, ये एटम का नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ गया, जीरो निकल के आ गया, ठीक है ना। कुछ एटम में नेट एम वेक्टर क्या आ गया, निकल के जीरो आ गया। समझ रहे हैं आप इसको। तो कुछ मटेरियल्स ऐसे मिले जिनमें अंदर इलेक्ट्रॉन पे तो सब में है, बट उन इलेक्ट्रॉन्स का जब वेक्टर सम करते हैं, तो इंडिविजुअल एटम का नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो निकल के आ जाता है, ठीक है ना। कुछ ऐसे एटम्स मिल गए जिनमें कि, कुछ ऐसे मटेरियल्स मिल गए जिनमें इंडिविजुअल एटम का नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो निकल के आता है, ठीक है ना। और ऐसे मटेरियल्स जिनमें कि इंडिविजुअल एटम का मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होता है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, डाया मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। समझ रहे हैं क्या इस चीज को आप, ऐसे मटेरियल्स जिसमें कि इंडिविजुअल एटम का मैग्नेटिक मोमेंट जीरो निकल के आ रहा है, वो क्या कहलाते हैं, वो डाया मैग्नेटिक मटेरियल्स कहलाते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे थे जिसमें क्या था, कुछ ऐसे मटेरियल्स थे जिसमें कि इंडिविजुअल एटम का मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं था, ठीक है ना। जिसमें इंडिविजुअल एटम का मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं था, बल्कि क्या था, रेंडमली ओरिएंटेड था। इंडिविजुअल एटम का मैग्नेटिक मोमेंट क्या था, रेंडमली, था तो सही इंडिविजुअल एटम के पास, बट सारे एटम्स का एम वेक्टर रेंडमली ओरिएंटेड था, ठीक है। उन सारे एटम्स का मैग्नेटिक मोमेंट रेंडमली ओरिएंटेड था। तो जब एटम का वेक्टर सम करोगे किसी भी रीजन में उन मटेरियल्स में, तो एम नेट वेक्टर जीरो निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो नेट तो दोनों में जीरो था, एम नेट वेक्टर तो यहाँ भी जीरो था, क्योंकि यहाँ तो इंडिविजुअल का ही जीरो है, यहाँ भी एम नेट वेक्टर जीरो है। बट थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, कि यहाँ पर तो इंडिविजुअल एटम का ही एम वेक्टर जीरो हो गया था, ठीक है ना। इंडिविजुअल एटम का ही जीरो हो गया था। और यहाँ पर क्या था, इंडिविजुअल एटम का जीरो नहीं था, लेकिन वेक्टर सम सारे एटम्स का किसी भी रीजन में मटेरियल के जीरो आ रहा था, ठीक है। तो ये क्या थे, ये थे आपके पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, दोनों में ये था। अब इनमें भी आप इसको बाद में डिस्टिंग्विश करेंगे इन दोनों को भी। अभी ये समझिए कि इंडिविजुअल एटम का जीरो नहीं होता एम वेक्टर इन केस ऑफ पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। बट इन डायामैग्नेटिक आपका इंडिविजुअल एटम का एम वेक्टर जीरो होता है, वो आपके डायामैग्नेटिक मटेरियल्स कहलाते हैं। अब कुछ ऐसे भी थे जिसमें कि सारा ये एम वेक्टर जीरो नहीं हो रहा था, बल्कि मटेरियल के पास एक नेट एम वेक्टर मौजूद था,
ठीक है ना। तो वो आपकी क्या कहलाती हैं, वो आपको पता है, उनको हम मैग्नेट बोल देते हैं। ठीक है ना। तो अब इस पोर्शन में मैं मैग्नेट ही नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ। इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा, इस पर और क्या लगेगा, जब तक कि वो एम वेक्टर इसके अलाइन नहीं हो जाए। ठीक है ना। जो आपने बार मैग्नेट जैसे रखी है, डील कर चुके हैं हम। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ले जाओगे, क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा, टॉर्क इक्वल्स टू एम क्रॉस पी। ठीक है ना। तो इस चैप्टर में मैं यही नहीं पढ़ने वाला हूँ, मैग्नेट नहीं पढ़ूंगा, पढ़ चुका हूँ मैग्नेट। ठीक है ना। हम क्या पढ़ेंगे, इन मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे कि इनको अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, ठीक है, तो क्या चेंजेस आते हैं इनके अंदर, फील्ड बढ़ेगा या घटेगा या उतना ही रह जाएगा जितना बाहर आपने एक्सटर्नल फील्ड लगाया। तो ये सब स्टडी आप इस पार्ट में करने वाले हैं, इन मटेरियल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि इन मटेरियल्स को एक्सटर्नल फील्ड में रखने पर इन पर क्या इफेक्ट आता है। ठीक है ना। बेसिक डिफरेंस मैं आपको पहले ही बता दिया है क्या है इसमें, कि इसमें इंडिविजुअल एटम्स का मैग्नेटिक मोमेंट जीरो है, और इसमें इंडिविजुअल एटम का एम वेक्टर जीरो नहीं है, बट नेट वेक्टर सम जीरो है। ठीक है। अब हमको इनको एक्सटर्नल फील्ड में रखना है। ठीक है। तो फिर हम देखेंगे इनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है। तो उससे पहले हमको कुछ नई फिजिकल क्वांटिटीज सीखनी पड़ेंगी, जिससे कि हम समझ पाए इनके अंदर के चेंजेस को क्वांटिफाई कर पाए। ठीक है ना। हर बार ऐसे ही होता है फिजिक्स में, जब भी कोई, जैसे आप रेडिएशन पढ़ने जाते हैं तो एमिसिविटी, एब्जॉर्प्टिव पावर और ये सब आपको सीखना पड़ जाता है, तब जाके आप समझ पाते हैं वो सारे लॉज जो आपने सीखे हैं उसमें। ठीक है। यहाँ भी वही है कि अब आपको नई चीज़ है बिल्कुल एकदम, पहले कभी नहीं देखी आपने, मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर क्या हो रहा है। ठीक है। तो उस सब के लिए आपको कुछ नई फिजिकल क्वांटिटीज सीखनी पड़ेंगी एक बार, वो देखते हैं अपन पहले।